हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, लास्ट क्लास में क्या बता दिया था मैंने? बताइए, क्या बता दिया था लास्ट क्लास में? वेक्टर का एडिशन स्टार्ट किया था, ट्रायंगल लॉ हो गया था, पैरेललोग्राम लॉ हो गया था। अरे बोलो, ट्रायंगल लॉ हो गया था, राइट। रिजल्टेंट क्या होता है बता दिया था मैंने, उसका कैलकुलेशन करवा दिया था। रिजल्टेंट क्या था, कैलकुलेशन करवा दिया था, tan अल्फा करवा दिया था, राइट। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं कराए थे। ओके, तो यहां पर स्टार्ट यहीं से करना था अपन को, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, मुझे याद है। ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर। देखो, जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है जहां पर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसको हम करेंगे बाद में। पहले हम समझते हैं रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल काम कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ज्योमेट्री आनी चाहिए, ड्रॉ करता हुआ देखना है आपको कि ड्रॉ कैसे करते हैं। बाद में उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात होगी। ड्रॉ करना आना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि बच्चों को कैलकुलेशन करना आता है, ड्रॉ करना ही नहीं आता, तो ऐसे में पूरा सेंस वेक्टर खत्म हो जाता है, बस मैथमेटिक्स दिखाई देता है। अच्छी बात है मैथमेटिक्स से, लेकिन सेंस गायब नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले पेज पर दो एग्जाम्पल्स हैं, बात कर लेते दोनों एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये है हमारा, ये कौन सा कलर आ गया? ठीक, ये कलर से। पहले पेज पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल ये, और हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दोनों को हमें बताना है दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास दो नियम बताए। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर लीजिए, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को, अरे बोलो, फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर लीजिए या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर लीजिए। दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हो बच्चा, कि कब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, कब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना है? देख, जब भी दो वेक्टर दिख जाए पिक्टोरियली, या दो वेक्टर हो उसके बीच का एंगल दे दिया जाए, तो आप बिल्कुल आराम से दोनों में से जो मन हो आप वो लगा दो। ठीक है, बात करते हैं आपके सवाल पे। पहले यहां देखो, हमारे पास दो वेक्टर है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट किया गया है और मुझे बोला इसका रिजल्टेंट बताइए। दो तरह के मेथड हमारे पास है, पहले दोनों को सीख लीजिए भाई। ट्रायंगल लॉ से कैसे लगाएंगे, मैंने कहा कोई एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लीजिए। बी वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, पहले ये बी वेक्टर हो गया, जैसा वैसा ड्रॉ कर दिया। अब जहां पर बी खत्म हुआ वहां से ए को स्टार्ट कर दीजिए। ये स्टार्ट कर दिया वेक्टर ए को, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। देखो इनिशियल फाइनल, रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा जल्दी बताओ सब कोई, रिजल्टेंट क्या होगा? इनिशियल से फाइनल वेक्टर, ठीक है। ये इनिशियल और ये फाइनल वेक्टर, यहां से यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ये जो दिख रहा है आपको ये वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, इसी का नाम है बेटा, इस आर वेक्टर का नाम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, पैरेललोग्राम लॉ से इसी को ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर उल्टा लिख दिया गया मैंने, ओके रुक जाओ सही कर देता हूं, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। बी के पैरेलल एक ड्रॉ कर दो वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया, और ए के पैरेलल भी एक ड्रॉ कर दो, ये वेक्टर ए हो गया। ए के पैरेलल ए, बी के पैरेलल बी ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बताया था पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ में, कि जो डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम का वही रिजल्टेंट बताता है। तो बोलोगे सर पैरेललोग्राम में दो डायगोनल, बताओ इसमें से कौन सा डायगोनल लेना है? आप कौन सा डायगोनल लेना है बेटा? टेल टेल से हेड हेड तक का। तो ये पॉइंट देखो, यहां पर दोनों का टेल अवेलेबल है क्या? तो ये टी और टी वाला पॉइंट है, और ये एच एच वाला पॉइंट है। अगर आप यहां से वेक्टर ड्रॉ करोगे, एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, ये वाला वेक्टर दिख रहा है सबको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेक्टर ड्रॉ करोगे, ये वेक्टर हो जाएगा इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये आर इक्वल टू ये जो लिखा मैंने लाइन ए प्लस बी को फॉलो कर लेगा। आ गया समझ में? अगला देखिए, इसको सॉल्व करिए, ये सेकंड नंबर, इसको ड्रॉ करिए।
हमारे पास ए और बी दो वेक्टर फिर से है, ट्रायंगल लॉ फॉलो करोगे तो ये वेक्टर बी बताओगे ऐसे, वेक्टर ए ऐसे बताओगे, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और ये हो गया दोनों के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए। पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो क्या करोगे, बी के पैरेलल ये बी ड्रॉ कर दिया, ए के पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया हमने, और दोनों के ये वाला पॉइंट टी और टी वाला पॉइंट है, ये एच और एच वाला पॉइंट है, यहां से मिलाइए। सो दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। यहां पे आप लिख पाओगे वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर के फॉर्म में लिखा मैंने ये क्योंकि ये वेक्टर रिजल्टेंट है, राइट। अब आपने ये पूछा हमसे कि सर ट्रायंगल लॉ कब लगाएं और पैरेललोग्राम लॉ कब लगाएं। देखो, आप चाहो तो दोनों में से दोनों लगा लो, जब भी आपको जो अच्छा लग जाए, जो आपका पसंदीदा हो आप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ज्योमेट्रिकली एक ही चीज है ऑलमोस्ट, कुछ भी लगा लो दोनों में से। लेकिन अगर आप बात करोगे फील का कि कौन सा अच्छा फील देता है आपको, तो बेस्ड ऑन व्हाट यू फील या किससे आपको अच्छा फील होगा उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर एक साथ एक्ट नहीं हो रहे, साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं हो रहे, स्टेप बाय स्टेप एक्ट हो रहे, जैसे कि मान लो आप यहां पे थे, ये यहां से कुछ चल चुके, ये पॉइंट, ये आपने पहला डिस्प्लेसमेंट किया, मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट ए था, फिर बाद में आपने डिस्प्लेसमेंट ये किया, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो ये बारी बारी से हुआ है, एक साथ ये और ये नहीं हुआ है, पहले ये डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे में जब आप इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, एस टोटल यही हो जाएगा। एस टोटल का मतलब ये होता है कि आप कहां से चले और कहां पहुंचे, यानी कि इनिशियल कहां था और फाइनल कहां था ये बता दो। इसको मतलब इससे नहीं होता डिस्प्लेसमेंट को कि रास्ता क्या था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। अगर आपने इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो आपको पता है कि आप यहां चल के यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे, तो फाइनली आप यहां पर हैं, तो यहां से कहां पर है, तो यहां पर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में तो वो तब हम लगा सकते हैं या फिर ज्यादा अच्छा फील तब देता है जब दो वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हो, राइट। जैसे फोर्स का एग्जांपल आप समझ सकते हो, मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने एक फोर्स इधर लगा दिया F1 और दूसरा फोर्स इधर लगा दिया F2, एक साथ लगा दिया। आपको भी पता है कि जब आप दोनों का रिजल्टेंट के बारे में सोचोगे तो इसके बीच में कहीं रिजल्टेंट आना चाहिए, F टोटल इस बीच में कहीं पर, मतलब ये नहीं पता दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो बीच में कहीं तो आएगा। मैं इक्वल एंगल नहीं कह रहा हूं, लेट बी क्लियर दिस, ओके। तो F टोटल जो होगा इस दोनों के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स लगाओगे, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इस बीच में कहीं जा रहा होगा। तो जब भी साइमल्टेनियसली एक्ट हो तो ऐसे में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपको ज्यादा अच्छा सेंस देता है, जबकि कोई चीज स्टेप बाय स्टेप होता है तो ऐसे में ट्रायंगल लॉ आपको एक बेटर सेंस देता है, ठीक है ना। इसमें कोई और बाकी अंतर नहीं है, आप चाहो तो इसी चीज को इससे सॉल्व कर लो और फोर्सेस वाले को आप ट्रायंगल लॉ सॉल्व कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्योमेट्रिकली जो आपको सुटेबल लगे आप वो काम करिए, ओके। और कोई दिक्कत किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? पूछ लो बेटा। आते कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास ये है, अब मुझे बताओ बेटा, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से सोचोगे तो सोचो कि ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, सोचो ऐसा, सोचने में क्या जाता है। तो ऐसे में ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में इधर कहीं रैंडम डायरेक्शन में बोल रहा हूं, रिजल्टेंट इधर कहीं होना चाहिए। मैं ये और ये एंगल बराबर नहीं कह रहा हूं, इसको मैं अल्फा बीटा कह रहा हूं। तब तक मैं एंगल पे कमेंट नहीं करूंगा जब तक मुझे ए और बी का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि अल्फा और बीटा बराबर तभी होते जब ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अदरवाइज इस पे कोई कमेंट नहीं करना है। इन बिटवीन ए और बी जो दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं रिजल्टेंट तो होगा। अगर आप ट्रायंगल लॉ से बात करोगे तो इसी डायग्राम को कैसे बना सकते हो आप देखो, ये वेक्टर बी हो गया और बी जहां खत्म हुआ वहां से ये देखो मैंने इसको उठाया ऐसे ही रख दिया, वेक्टर ए ये हो गया। सो रिजल्टेंट इज दिस वन, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, देख लीजिए आप। तो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट, बात एक ही है ना, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से बनाइए या फिर ट्रायंगल लॉ से बनाइए। एक ये देख लो ए और बी, यहां पर आप देखो जहां पर ए खत्म हुआ वहां से बी स्टार्ट हुआ,
ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ के फॉर्मेट में ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका इनिशियल और फाइनल होगा, तो ये इसका क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर आप इसी को करोगे पैरेललोग्राम लॉ से तो क्या करोगे, ए को ड्रॉ कर दिया आपने यहां पर, आप पहले ए को ड्रॉ कर दीजिए, ए को ड्रॉ कर दिया हमने यहां पर वेक्टर ए, और वेक्टर बी को ड्रॉ करो एक ही पॉइंट से, दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, दोनों का टेल यहां पे आ गया, देख लो टी और टी। अब ए के पैरेलल ए ड्रॉ करिए, बी के पैरेलल बी ड्रॉ करिए, ऐसे में ये बन जाएगा रिजल्टेंट, है कि नहीं है। ये जो डायगोनल है जो टी टी और एच एच को कंबाइन करता है, ये पॉइंट हो जाएगा एच और एच वाला। ये लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर जो दिख रहा है आपको, टेल और टेल से हेड और हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही दोनों का रिजल्टेंट होगा। गलती से ये मत कर देना, ये वाला, ये डायगोनल ज्वाइन करोगे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो पढ़ेंगे आगे, फिलहाल तो एडिशन की बात कर रहे हैं हम सब। ओके, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में ऑलरेडी ए जहां खत्म हुआ वहां से बी स्टार्ट हो गया। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, तो इनिशियल कौन हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, देखो तो इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। क्या करना है, इनिशियल को ज्वाइन करना है फाइनल से, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से खुद से कर लोगे आप सब, ठीक है। यहां देखो ये भी किस फॉर्मेट में दिया गया, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ, यहां पे ए खत्म हुआ वहां बी स्टार्ट हो गया, तो इनिशियल को ज्वाइन कर दो फाइनल से, दो, दिस वन इज रिजल्टेंट। दोनों को आप कर लेना घर पे, पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम कैसे बनेगा ट्राई करना है सबको, मजाक नहीं करना कि समझ में आ गया तो हो गया, समझ में सब कुछ आता है सबको, लेकिन घर पे फिर नहीं होता है। बोलोगे सर समझ में सब आ रहा है सर, एक जो आप बता देते हो सब समझ में आ गया, घर पे कुछ हुआ ही नहीं, क्यों, तो आपने खुद से किया नहीं। देखने से आप सीख नहीं सकते, देखने समझ सकते हो, सीखना एक अलग प्रोसेस है। देखने से आप समझ सकते हो, सीखने की गारंटी नहीं है, हो सकता है आप कुछ सीख भी जाए, लेकिन सीखने का असली प्रोसेस ये है कि आप खुद से ट्राई करिए घर पे जाकर के। समझ में आ गया, घर से दोबारा इसकी प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, तब आप जब खुद से करने लायक हो जाएंगे तो आप मान लेना कि आप इसको सीख चुके हो, ठीक है ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है यहां पर। अब यूज करेंगे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था उसका। ओके, हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर 10 मीटर का है, दूसरा 5 मीटर का, दोनों डिस्प्लेसमेंट है। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। इसका नाम आप वेक्टर ए रख दीजिए, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। आप मुझे बताइए इस सवाल में क्या क्या गिवन है, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बोलो। दूसरा बताओ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 5 मीटर। और तीसरा क्या, दोनों के बीच का एंगल गिवन है क्या, एंगल कितना बेटा, देखो तो 37 डिग्री। और एंगल को जरूर कंफर्म कर लीजिए, बहुत सारी गलतियां करते हैं आप लोग, लाख बार सिखा दो कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे देखते हैं, फिर भी आप गलती करोगे ही करोगे। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, बाद में आप बोलोगे सर सिली मिस्टेक हो गया। कोई सिली मिस्टेक नहीं होता है, वो आपकी बेवकूफी होती है। जब भी आपको चेक करना हो तो देख लो बेटा, वेक्टर का टेल और हेड एक साथ नहीं होना चाहिए, या तो टेल और टेल साथ होना चाहिए या फिर हेड और हेड साथ होना चाहिए। यहां पर देखो दोनों एक साथ है, टेल और हेड, तो यहां तो नहीं देखना, तो मैंने इस वेक्टर को आगे प्रोसीड कर दिया ऐसे। तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, अब दोनों का टेल और टेल एक साथ है, तो अब जो एंगल बना वो 37 डिग्री होना चाहिए था, और वही वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या फॉर्मूला बेटा, याद है आप सबको, आपको मालूम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 मीटर स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 एंड cos 37। बताओ भाई cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, याद है कि नहीं याद है सबको, 4/5। ओके, दिस वन इज 100 प्लस 25, 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 4/5। सॉल्व करिए इसको, ये 5 से 5 खत्म, ये तो हो गया 125 प्लस 80। कब जाकर सॉल्व करना है इसको, कितना हो जाएगा ये 5205 मीटर में है ना, तो मीटर में अंडर रूट 205 मीटर इज द आंसर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
अगर आंसर तो आ गया बेटा, मुझे बताओ आपने मेजर क्या किया है। तो आप बोलोगे सर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ट्रायंगल के इस साइड का लेंथ आपने निकाला है, ये लेंथ निकाला है आपने बस। रिजल्टेंट ये है, पता है आप सबको डायग्राम से, इसका लेंथ मेजर करने का मैथमेटिक्स किया है, केवल यहां से यहां तक का लेंथ निकाला आपने। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, इस वेक्टर के टेल का लेंथ, राइट। तो केवल आपने ट्रायंगल का थर्ड साइड ही निकाला है आपने, और कुछ भी नहीं किया, जिसको आप वेक्टर रिजल्टेंट कह रहे हो ना। अरे नहीं बल्ले बड़ा तुम लोगों को। अरे देखो समझो फिर से, आपने वेक्टर ए वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, या फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब है यहां से यहां तक का जो साइड है उसका लेंथ 10 मीटर है, यहां से यहां तक का जो साइड है उसका लेंथ 5 मीटर है, और यहां से यहां तक का जो साइड है जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हो उसका लेंथ अंडर रूट 205 मीटर है। ये सीधी सीधी बात है, ठीक है। डन एवरीवन, आगे बढ़े। ओके अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का। इसको बेटा मैं F1 बोल देता हूं, इसको मैं F2 बोल देता हूं। अब आपको मालूम है कि ये फोर्स बड़ा, ये फोर्स छोटा, रिजल्टेंट थोड़ा सा 10 न्यूटन के क्लोज वाला होगा, ऐसा कुछ रिजल्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पाया मैं, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ होगा। ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा देख के बोल सकते हो कि अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए। ऑलरेडी से बात हो चुकी है हमारी। अच्छा बताओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अगर मैंने इसको F1 नाम दिया है तो क्या मुझे F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है। दूसरा F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है कितना, 5 न्यूटन। और तीसरा क्या दोनों के बीच का एंगल मालूम है अपन को, दोनों का टेल एक साथ है, टेल एक साथ है तो जो एंगल वही एंगल दोनों के बीच का माना जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। अरे बोलो हाँ की ना। अब क्या करोगे, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ए बी मत बोलो, इसको बोल दो F1 F2, ज्यादा अच्छा रहेगा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वैल्यू पुट करिए, 100 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 100, सॉरी 100 नहीं 10 इंटू 5 इंटू कॉस 90। अरे कॉस 90 कितना हो गया, 0। अरे कॉस 90 कितना हो गया, 0। तो ये वाला पार्ट सही हो गया, देखो कहां चला गया, अरे कहां चला गया जल्दी बोलो, 0 में कितना बच गया, अंडर रूट 125 न्यूटन। ओके क्या बोला आपने बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम से कर लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ बेटा बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाइए डायग्राम इसका। ये बेटा हो गया 10 न्यूटन, देखो ठीक से। ये बच्चा बोल रहा है कि सर क्या इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये 10 न्यूटन है और ये हो गया 5 न्यूटन, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, ऐसे में जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इस साइड ये जो साइड दिख रहा है रिजल्टेंट साइड, वो दोनों का यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेनस निकालना हो तो क्या करोगे, ये लेंथ निकालना हो ट्रायंगल का, तो इस आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। अरे आया समझ में कि नहीं आया, सिंपल है। तो देखो कुल मिलाकर के ज्योमेट्रिकली हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर आपने ट्रायंगल सही बनाया, वेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया, कौन कौन सा रूल, या तो ट्रायंगल रूल को फॉलो कर लिया या फिर पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर लिया, दोनों को फॉलो करते हुए अगर आपने डायग्राम सही बना लिया, तो उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करने के लिए आपको दुनिया की जो मैथमेटिक्स की समझ आती हो, जो मैथमेटिक्स अच्छा लगता हो, वो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए, आप ज्योमेट्री लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, स्केल लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन डायग्राम जो है वो वेक्टर के मेथड से ही बनना चाहिए, बाकी और एडजस्ट हो सकता है। ओके अब हमारे पास फिर से एक नया क्वेश्चन है, देखो ठीक से सब कोई। इस बार दो तरह का डिस्प्लेसमेंट है, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है। डायग्राम में पता है आपको ये इनिशियल और ये फाइनल, ये लेंथ निकालना है आपको, ये रिजल्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस ट्रायंगल के इस साइड का लेंथ निकालना है आपको। आप सिंपल मैथमेटिक्स से निकाल सकते हो, अगर आपको कोई ऐसी मैथमेटिक्स आती है जिससे ये काम हो सकता है तो आप कर लीजिए। ओके
मैं करके दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। पहली बात, इसको बेटा नाम देता हूं S1 वेक्टर, चलेगा क्या? इसका नाम देता हूं S2 वेक्टर। बताइए क्या S1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है? क्या S2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है? ओके, दोनों के बीच का एंगल मालूम है क्या? 37 डिग्री। 37 डिग्री? अरे नहीं भाई, 37 डिग्री नहीं है, यही तो तुम गलती करते हो। ठीक है, कितना है बेटा बताओ, कैसे करते हैं हम लोग ड्रॉ? सर इस वेक्टर को आगे ड्रॉ कर लीजिए। यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार दोनों का टेल और हेड एक साथ है। यहां तो एंगल देखते ही नहीं, तो ये एंगल देखना, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 37। तो ऐसे में अब क्या करोगे? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 180 माइनस 37 डिग्री। हाउ मच इट इज? दिस इज 100 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 5 इंटू कॉस 180 माइनस 37 माइनस कॉस 37 माइनस 4/5 लिख दो तो कोई दिक्कत किसी को? अरे बोल दो, अरे कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है, नहीं दिक्कत है, चलो बढ़िया। 5 से 5 कैंसिल आउट कर दें, कर दिया। कितना हो गया? 125 माइनस 80। हाँ, पिछली बार प्लस 80 हो गया तो माइनस 80 हो गया, सॉल्व कर लेना। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, डन कर दें? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। एक वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा वी, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है। अरे दोनों क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स। और दोनों का रिजल्टेंट कितना दे रखा है? देखो तो, आर के बराबर। यानी कि यहां के पहले लाइन से आप ये लिख सकते हो कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या हो गया? ठीक है, चलो बढ़िया। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज डबल्ड, अगर आप बी के मैग्नीट्यूड को डबल कर दोगे तो जो नया रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि नया रिजल्टेंट वेक्टर इज आर डैश। आर डैश क्या हो गया फिर? वेक्टर ए को तो वही रखना है पर वेक्टर बी को ट्वाइस कर देना है। 2 भी कर दिया आपने। ओके, ए और बी के बीच का एंगल तो वही रहने वाला है। मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड बताना है अपन को। ठीक, करेंगे सॉल्व। पहले मैं सिचुएशन को ड्रॉ करना चाहता हूं, फिर बाद में मैथमेटिकल भी करके देखेंगे। मान लेते हैं बेटा ये वेक्टर ए है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश, नया वाला रिजल्टेंट, न्यू वाला आर डैश। तो ऐसे में क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो वेक्टर यहां से यहां दिख रहा है आपको, ये वेक्टर दिख रहा है, क्या ये वेक्टर 2b होना चाहिए? डायग्राम के साथ देख लो। अगर ये 2b है तो b इस मिड में कहीं खत्म हो जाना चाहिए। ये वेक्टर b हो जाएगा और ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। देख लो आप सब, नहीं आया समझ में किसी को? देखो ये वेक्टर a और वेक्टर 2b को ऐड करने पर रिजल्टेंट क्या मिलता है? r डैश, और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब आप सोच के बताइए कि पुराना रिजल्टेंट कौन सा था? पुराना रिजल्टेंट बताइए जल्दी से। पहले देखिए क्या है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो पुराना रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहीं तक होगा। देखो ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर। और मुझे इस आर का मैग्नीट्यूड बताना है, इस आर का मैग्नीट्यूड बताना है कि इस आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताना है, क्योंकि बाकी सब हमने आर डैश और ये थीटा हमने अपने मन से मान लिया है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए कोई आप सब। अब एक लाइन का सवाल बचा हुआ, अगर आप ज्योमेट्रिकली सोच पाते हो तो सवाल एक लाइन का है। ना, चलो एक हिंट देता हूं मैं आप सबको, मैं एक हिंट देता हूं। हिंट ये है कि आप सर्कल के प्रॉपर्टीज के बारे में सोचिए एक बार। थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सोचिए थोड़ा सा, सोचिए थोड़ा सा। कोई सोच पाया अभी तक?
देखो, अगर मैं कहूं कि यहां से यहां पर ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए, तीनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो गलत हो गया, ठीक कर देता हूं मैं इसको, ये ओके, ये वाला पार्ट डन, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट आर, ओके डन। बताइए, अब ये हो गया डायगोनल, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये यहां से यहां तक ये डायगोनल हो गया, और ये है 90 डिग्री, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, है कि नहीं है? अरे सोच पाए सब कोई, अगर किसी सर्कल का डायगोनल ये पॉइंट है, तो यहां से ड्रॉ होने वाला हर एक वर्टेक्स जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा ना, 90 डिग्री होगा। तो यहां से अगर ये सेंटर बोलोगे तो ये लाइन रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, इतना ही कर दिया मैंने। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी? अगर समझ पाए तो यही आंसर है अपना, दिस इज द आंसर। हाँ, दिस इज द आंसर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बेटा? मैंने आपको क्या कहा, आप वेक्टर का डायग्राम सही से ड्रॉ करिए। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ केवल और केवल आपको वेक्टर का डायग्राम ड्रॉ करना सिखाता है। अरे बोलो, क्या सिखाता है आपको? वेक्टर का डायग्राम ड्रॉ करना सिखाता है। मैंने आपको बाद में यह कहा था कि आपकी मर्जी, आप दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स लगा लो, दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स लगा लो, बस डायग्राम सही बनना चाहिए। तो डायग्राम क्या मैंने सही बनाया, ये बता दीजिए आप सब। अरे बताओ सब कोई, डायग्राम सही बनाया क्या मैंने? ओके, अगर डायग्राम सही बनाया है तो बेटा मैंने सर्कल की प्रॉपर्टी लगा दी, मुझे वही दिखा, मैंने वो लगा दिया। ऐसा नहीं है कि आप उस मैथमेटिकल मेथड से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे बनाओगे? पहले आप इसको देखो, इस वाले को सॉल्व करके आप थीटा निकालना, इस थीटा को इसमें पुट करना, फिर आप शायद एक लंबा सा कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचोगे। चलो आप इसको होमवर्क में रख लो, नहीं बने तो अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अरे अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ट्राई तो करो एक बार। आपने कहा मैथमेटिकल मेथड, तो आप ट्राई कर लीजिए ना, सिखा तो दिया मैंने आपको, ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर मुझे बताइएगा। चलिए एक शानदार क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं आपको मैं, एक शानदार सा क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है, देख लीजिए। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2, F1 F2 वेक्टर्स इज ऑफ होना चाहिए, इज ऑफ 100 न्यूटन। F1 वेक्टर F2 वेक्टर का रिजल्टेंट ये है 100 न्यूटन, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 एंड थीटा सो दैट वैल्यू ऑफ F1 इज मिनिमम। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि हमें F1 निकालना है, F2 निकालना है, और थीटा, थीटा कौन सा एंगल है बेटा? तो ये एंगल थीटा, ये थीटा। आपको F1 भी कैलकुलेट करना है, F2 भी कैलकुलेट करना है, थीटा भी कैलकुलेट करना है, तीन तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। बस आपको रिजल्टेंट मालूम है 100 न्यूटन, 53 डिग्री ये एंगल मालूम है, और कंडीशन एक गिवन है कि F1 जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होगा कि F1 मिनिमम रखना है। अब जैसे मिनिमम सुनते हो आपके मन में आता होगा मैक्सिमम मिनिमम, बिल्कुल सही, आप उससे भी कर सकते हो। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, मेथड 1। चलो मेथड 1 से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या मैं इस लाइन को इधर एक एक्सिस मान लूं? जैसे देखो ये है अपना 100 न्यूटन, राइट। ये है वेक्टर F2, F2 का मैग्नीट्यूड मालूम नहीं तो कहां तक ड्रॉ करना है ये भी मालूम नहीं, डायग्राम में 53 डिग्री। ये है अपना F1, सही, दो वेक्टर हो गए। अब मैं क्या करता हूं, अपने मन से दो परपेंडिकुलर एक्सिस एज्यूम कर लेता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि ये है अपना एक्स एक्सिस, और ये मैं मान लेता हूं वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस। ऑलरेडी 100 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है। इधर F2 वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। आप कंपोनेंट कितना देखोगे बताओ आप सब, ये कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाएगा F2 साइन 53, साइन 53, ओके। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा F2 कॉस 53। ये कितना हो जाएगा? F1 को ब्रेक करिए आप सब, F1 इधर ही हो जाएगा कितना?
ये एंगल थीटा है ना, तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा, ये थीटा एंगल दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा F1 sin थीटा। और अगर रिजल्टेंट दोनों का इधर है, इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसल आउट होना ही चाहिए। सोचो ना, अगर आपको ऊपर जाना है, रिजल्टेंट ऊपर है, तो इधर कोई रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए। नहीं आया समझ में? अगर आप इधर जा रहे हो तो फिर इधर कैसे जा रहे हो? आपका एक वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट एक वेक्टर इधर है, तो रिजल्टेंट इस बीच में कहीं आ जाएगा ना। अगर रिजल्टेंट इधर आना है मतलब इधर नहीं आना है, इस डायरेक्शन में नहीं आना है। याद रख लेना इस बात को कि अगर कोई वेक्टर इधर रिजल्टेंट बना रहा है अपना, या किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट बना रहा है, तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में कोई वेक्टर कंपोनेंट नहीं बचना चाहिए। इसको मैं आगे बता दूंगा, चिंता मत करो। तो फिलहाल मैं ये बोल देता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट जरूर करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा F2 sin 53, यानी कि कितना 4/5 की वैल्यू होनी चाहिए F1 sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे, ये जो y कंपोनेंट दिखा दोनों, वही दोनों मिलकर के, ये दोनों तो जीरो हो गया कैंसल आउट करके, तो बचा हुआ मिलकर के 100 न्यूटन पूरा करेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि F1 cos थीटा प्लस F2 cos 53 बोले तो कितना 3/5, F2 इंटू 3/5 इक्वल टू होना चाहिए 100। ये इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन हमारे पास, अब क्या करना है अपन को, हमें निकालना है F1 निकालना है, F2 निकालना है, और बात करनी है कि एंगल थीटा मिनिमम भी हो, सॉरी F1 मिनिमम भी हो। तो ऐसा करते पहले F1 निकाल लेते हैं। तो F2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। मुझे बताइए पहले वाले इक्वेशन से F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 की वैल्यू हो जाएगी 5F1/4 sin थीटा। क्या देख पा रहे हो आप सबको इस बात को? क्या लिखा मैंने F2 लिख दिया 5/4 F1 sin थीटा। पुट कर देंगे इसमें, देखना आप सब। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ऐड कर देता हूं। क्या लिखोगे आप सेकंड इक्वेशन को? सेकंड इक्वेशन अपना है F1 cos थीटा प्लस F2 है, देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर क्या लिखा है इसके बाद F2 की वैल्यू क्या लिखोगे 5/4 F1 sin थीटा इंटू 3/5, 5/4 F1 sin थीटा इंटू 3/5, 5/4 F1 sin थीटा इंटू 3/5, ये हो गया F2 की वैल्यू इंटू 3/5 इक्वल टू कितना था 100। चलो बढ़िया है। इस 5 और 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा F1 cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो 4F1 cos थीटा प्लस 3F1 sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी, 3F1 sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 400। और यहां से F1 की वैल्यू हो जाएगी, आप बताना मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ये F1 की वैल्यू होगी, देख लो आप सब। अरे देख लो आप सब, क्या ये F1 की वैल्यू हो गई? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ओके, अब बताइए कि क्वेश्चन में कहा गया कि F1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अब F1 को मिनिमम करना है, तो ये वाला पार्ट क्या मैं मैक्सिमम कर सकता हूं? अरे बोलो, अरे आया नहीं समझ में, अरे नहीं आया समझ में, बोलो। आ गया, ठीक। क्या समझ में आया बेटा? अगर आप इस वाले डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करोगे, F1 क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्या आपने इसका मैक्सिमम वैल्यू पढ़ा है कभी? क्या पढ़ा है आपने कभी? देखो तो, A cos थीटा प्लस B sin थीटा, इसका बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट कितना? अरे बोलो जल्दी से। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि इस वाले पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पुट कर दो, तो यहां बेटा हो जाएगा F1 मिनिमम की वैल्यू, F1 मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी कितना? 400 अपॉन A के बदले क्या बेटा देखो तो 4 स्क्वायर, और B के बदले कितना है 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा 400 अपॉन 16 925, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा ये 80 न्यूटन के बराबर। अब F मिनिमम की वैल्यू आपके पास कितना हो गया 80 न्यूटन। अब यहां से मुझे एक वैल्यू और बता दीजिए कि थीटा की वैल्यू कितना मान लिया, थीटा की वैल्यू कितना सोच लिया आपने? देखो कैसे मानोगे, आप लिख दो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा
इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताओ तो 4 cos थीटा 3 sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी मैक्सिमम वैल्यू 5। एक काम करिए इसको लिख दीजिए 4/5 cos थीटा प्लस 3/5 sin थीटा इक्वल्स टू 1। आप ऐसा करिए इसको आप मान लीजिए sin 53 डिग्री इंटू cos थीटा प्लस 3/5 को आप लिख दीजिए sin 37 डिग्री ना cos 53 लिख दीजिए cos 53 डिग्री इंटू sin थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये sin a cos b बन गया? अरे बोलो ये कितना बन गया sin 53 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी ये आप बोल सकते हो कि हो गया sin 90 डिग्री के बराबर। और यहां से 53 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री और थीटा कितना हो गया 37 डिग्री। बोलो तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आ गया, एक F1 का वैल्यू निकल के आ गया 80 न्यूटन और दूसरा एंगल कितना आ गया 37 डिग्री। दो बात समझ में आ गई आप सबको। अब दो बात निकल के आ गया, बचा तीसरा। क्या निकालना है अपन को भाई? F2 निकालना है। एक बार F2 भी देख लेते हैं, पीछे आते हैं बेटा। F2 की वैल्यू कितनी है? अभी F2 की वैल्यू बताया था आपको मैंने कितना। F2 की वैल्यू है 5/4 F1 sin थीटा, है कि नहीं है? अब 5/4 अपने जगह पे, F1 कितना आया अभी 80, कितना आ गया देखो तो 80, और ये कितना है sin 37 इज 3/5 तो 3/5, 5 से 5 खत्म, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 60 न्यूटन। तो फाइनली आपके पास F1 भी है। F1 मिनिमम कितना है? कम से कम F1 80 न्यूटन तो होगा ही। F2 कितना हो जाएगा देखो तो, F2 ये F1 मिनिमम का मैग्नीट्यूड है। F2 कितना हो गया 60 न्यूटन और थीटा कितना हो गया 37 डिग्री। ये मैंने बताया मेथड 1 से। अरे कैसे बताया मैंने? मेथड 1 से बताया। मेथड 2 से देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को देखते हैं मेथड 2 से, इसको नोट कर लेना बाद में, है ना। मेथड 2 से इसी को मैं बताता हूं आपको, है ना। मेथड 2 से इसी सवाल को करते हैं। बड़ा जीनियस सा मेथड है, बस आप कुछ मेरी मदद कर देना थोड़ा सा तो सवाल बन जाएगा। ये देखो ये है 100 न्यूटन, कोई दिक्कत। ये है F2, पता नहीं कहां तक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी वेक्टर है F2 वेक्टर है और ये एंगल है 53 डिग्री। देख लीजिए आपसे। अब जो F1 आपने यहां ड्रॉ किया उसको मैं यहां ड्रॉ करना चाहता हूं, लेकिन ड्रॉ करने से पहले कुछ सीखो बेटा। मान लो कि आप यहां पर बैठे हो, एक पॉइंट पर यहां पर आप बैठे हो, देखो, और यहां से एक रोड जा रहा है, एक रोड जा रहा है यहां से, आप देख लीजिए आपसे। अब मुझे बताइए इस रोड से आपके बीच का, इस रोड और आपके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा या मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? बोलोगे सर मिनिमम सेपरेशन अगर दिखाना हो तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखो इस 3 लाइन में ड्रॉ करोगे तो ये लाइन मिनिमम सेपरेशन वाला होगा जब इस लाइन रोड से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है L यही मिनिमम होगा। थोड़ा सा भी आप इसको आगे पीछे करोगे ना, आप देखो ये लेंथ बड़ा हो जाएगा, ये लेंथ बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा लेंथ कौन सा होना चाहिए? नहीं आया समझ में? फिर से देखो, अगर मैंने ये कहा आपको कि देखो आप इस पॉइंट पर बैठे हो और सामने एक रोड है, तो मुझे बताओ इस रोड और आपके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? तो जहां से आप इस लाइन पे, रोड पे अपने पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल सको, क्या डाल सको? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ ही L मिनिमम होता है। बाकी आप कुछ दूर ढूंढ लीजिए बगल में, ये देखिए ये मिनिमम और ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यानी कि और कोई पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो L मिनिमम से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना समझ पाए तो इतना कॉन्सेप्ट काफी है मेथड 2 के लिए। जब आप बुद्धि लगाते हो तो कैलकुलेशन कम हो जाता है। अरे नहीं आया समझ में? जब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाते हो, सोचते हो ना, तो कैलकुलेशन रिलेटिवली काफी कम हो जाता है। यहां पर देखिए हमें पता है कि ये एक वेक्टर है तो इसका ये हो गया टेल वाला पॉइंट और ये हो गया हेड वाला पॉइंट। अगर ये रिजल्टेंट है F2 प्लस F1, यानी F1 कैसे भी करके इसको यहां पहुंचना ही पहुंचना, ये कोई F1 होगा, बोलो हाँ कि ना। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? F1 ये होना चाहिए, ये F2 है तो F2 ये होना चाहिए, F1 ये होना चाहिए और तब रिजल्टेंट ये होना चाहिए। अरे बोलो हाँ कि ना। तो ट्रायंगल लॉ से मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं और अगर आपने सही से डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो मुझे बताओ किस लाइन से मुझे पहुंचना है? इस लाइन से मुझे पहुंचना है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर पहुंचना है। मुझे बताइए कि सबसे मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है? यहां पहुंचना है, इस लाइन से यहां पहुंचना है, तो क्या करोगे? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस लाइन पर
और इसी को आप बोल दो वेक्टर F1, तो काम हो गया आपका। अब मुझे बताइए ये 153, तो ये कितना हो जाएगा, F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 cos 53, और F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये 100 cos 53 और ये हो जाएगा 100 sin 53। तो यहां से आपको क्या मिल गया, F1 का मैग्नीट्यूड मिल गया कितना, 100 इंटू 3/5, कितना हो जाएगा ये 60 न्यूटन ना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अरे गलत लिख दिया ना, यहां पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। अगर आप 4 लिखोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा 4/5, डेट विल बी 18 न्यूटन। F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 100 इंटू cos 53 इज 3/5, अरे बोलो हाँ की ना, कितना हो गया ये 23 इन 16 न्यूटन, सही है। अब बताओ थीटा कितना हो गया, बोलो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये F1 इधर हुआ करता था, और आपको बताना है ये एंगल यानी वर्टिकल से एंगल, ये एंगल बताना है आपको, देखो तो ये 53, ये 37, तो ये 39, तो ये कितना हो जाएगा 37, तो ये भी कितना हो जाएगा 37, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 37 डिग्री। मात्र एक परफेक्ट डायग्राम की मदद से आपने वो जो मैंने एक पेज का कैलकुलेशन किया था वो आपने आसानी से एक डायग्राम से निपटा दिया। बस आपके पास एक अप्रोच आ गया कि एल मिनिमम होता क्या है डायग्राम में, राइट, डायग्राम में एल मिनिमम क्या होता है। अगर आप एल मिनिमम समझते हो डायग्राम से तो सवाल आपके लिए इतना ही छोटा है। ओके, तो आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।